Hello everybody, welcome to all of you in Science Planet Biology. Myself अंजू मौर्य और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस का सबसे लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज हम ये जो लेक्चर होगा वो फोटोसिंथेसिस का सबसे लास्ट लेक्चर होगा। अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कवर किया है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज़्म C3 साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज़्म से किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। हमने ये भी पढ़ा था कि केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज़्म 2 जगह होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट में होता है और दूसरा कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोनों जगह पे F1 FO का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है ये भी हमने देखा था। ठीक है, C3 साइकिल याद रखना, C3 साइकिल हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो या फिर कोई प्लांट हो लाइक कैम प्लांट हो। ओके, लेकिन जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है, जो मेन फूड बनाने वाला जो पाथवे है वो C3 साइकिल से ही हो पाता है, कैल्विन साइकिल से ही पॉसिबल हो पाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था पिछले लेक्चर में कि C3 पाथवे में किस तरीके से फूड बन रहा था। हमने 3 स्टेप देखा था, एक था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा था रिडक्शन और तीसरा था रीजनरेशन। हमने देखा था कि कार्बोक्सिलेशन में किसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, RUBP का। ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या था, ये भी हमने देखा था कि जो फर्स्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो था 3PGA। देखा था ना हमने 3PGA। और इस तरीके से जो रिडक्शन में क्या बन रहा था, ग्लूकोज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलके क्या बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और रीजनरेशन में RUBP का रीजनरेशन हो रहा था। तो हमने पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या निकाला था, कंक्लूजन ये था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, एक कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट यूज़ करता है या एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में 3 ATP लग रहा था और 2 NADPH लग रहा था। यही था, हमने देखा था ना। 3 ATP में याद रखना, 3 ATP में 2 ATP रिडक्शन में लग रहा था, और 1 ATP रीजनरेशन प्रोसेस में लग रही थी। ठीक है ना, रीजनरेशन में 2 NADPH कहाँ लग रहा था, रिडक्शन में। तो इस तरीके से हमने देखा था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए कितने ATP और NADPH की ज़रूरत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे C4 पाथवे। ठीक है ना, तो C4 पाथवे या C4 प्लांट्स को पढ़ने के लिए हम ध्यान से इसको समझिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स, अब देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब मेल्विन कैल्विन ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ किया था तो वहाँ पे पहला स्टेबल कॉम्प्लेक्स तो 3 कार्बन कंपाउंड का बन रहा था। लेकिन साइंटिस्ट थोड़ा सा अलग, साइंटिस्ट जो हैं वो अलग अलग ग्रुप के साइंटिस्ट अलग रिसर्च कर रहे थे। तो उनको लगा कि क्या सारे के सारे प्लांट्स में जो पहला स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है वो 3 ही कार्बन का है। तो उनको एक नया प्लांट का ग्रुप दिखा जिसमें उन्होंने देखा कि जो पहला स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो 4 कार्बन का है। एक्चुअली जो C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स दे आर एडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल एरिया। अभी हम लोग इसको समझेंगे। मतलब C4 प्लांट्स जो है ना वो ट्रॉपिकल एरिया के लिए अडॉप्टेड होते हैं। ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, ये हाई लाइट इंटेंसिटी टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। हाई लाइट इंटेंसिटी याद करिए, हमने आपको जब प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने ये भी बताया था कि जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स का इवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि C4 प्लांट्स पर कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए केवल 250 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हैं, जबकि C3 प्लांट्स में एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। मतलब C4 प्लांट्स में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 250 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, जबकि C3 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। इसी को हम लोगों ने कहा था ट्रांसपिरेशन रेशियो।
तो ऐसा क्या क्या रीज़न है, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, C4 प्लांट्स आर एडॉप्टेड टू द राइट ट्रॉपिकल एरिया, दे कैन रेस्पॉन्ड टू वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, दे कैन रेस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर। ऐसा क्यों है, ये सब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो C4 प्लांट्स है, C4 प्लांट में बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे जो पाथवे दो होंगे, एक तो C3 पाथवे भी होगा और दूसरा क्या है, C4 पाथवे होगा। C3 पाथवे भी होगा और C4। C3 पाथवे हमने अभी कहा था कि केल्विन साइकिल यही मेन स्टेप है फूड बनाने के लिए, तो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है ये, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है। और C4 पाथवे को हम लोग देखेंगे। अब एक चीज़ ये समझिएगा कि C4 प्लांट्स मेनली जो होते हैं, मेनली ये मोनोकॉट्स डाइकॉट्स दोनों हो सकते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ये मोनोकॉट्स भी हो सकते हैं और डाइकॉट्स भी हो सकते हैं। मेनली ये मोनोकॉट्स होते हैं। डाइकॉट्स में कौन होता है, जैसे U4BAC हो गया, U4BAC हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो डाइकॉट हैं और C4 प्लांट्स हैं, ठीक है ना। तो मेनली ये क्या है, मोनोकॉट्स होते हैं। जैसे मेज हो गया, ठीक है, शॉरगम हो गया, बाजरा जिसको कहते हैं, इसके अलावा शुगर केन हो गया, शुगर केन, ये सब C4 प्लांट्स हैं। लेकिन ये सब क्या है, C4 प्लांट्स है, याद रखना। ये मोनोकॉट्स में दे बिलोंग टू द ग्रैमिनी फैमिली। ग्रैमिनी जानते हैं ना आप लोग, ग्रैमिनी फैमिली या फिर पोएसी। कौन सी, ये गेहूं धान वाला जो है फैमिली, वही है। तो मोनोकॉट्स में ग्रैमिनी फैमिली, मोस्ट प्लांट्स ग्रैमिनी फैमिली के होते हैं या पोएसी फैमिली के होते हैं, लेकिन फिर भी पोएसी फैमिली के कुछ मेंबर हैं, जैसे वीट है, बार्ले है, ठीक है ना, राइस है, ये सब हैं तो इसके ग्रैमिनी फैमिली के और मोनोकॉट, लेकिन दे आर C3 प्लांट्स। ये कैसे हैं, C3 प्लांट। तो थोड़ा डिफरेंस आप जानते रहिएगा। ये C4 प्लांट्स हैं, कौन, मेज, सॉरगम, शुगर केन, ये सब क्या है, C4 प्लांट्स हैं। किस फैमिली से है, इससे है, ग्रैमिनी से, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रैमिनी या मोनोकॉट्स हैं, वीट, बार्ले, राइस, ये सब क्या है, C3 प्लांट्स हैं। और यहाँ पे जो डाइकॉट्स हैं, U4BAC, ये सब भी C4 प्लांट्स हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट्स को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट इन लीव्स, स्पेशल अरेंजमेंट इन देयर लीव्स। इनकी जो लीव्स होती है, उनमें दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो है मीजोफिल सेल्स, जो कि सब में होती है मीजोफिल, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, बंडल शीथ सेल। हम बंडल शीथ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप लीफ बनाते हो, तो लीफ का जो ये अपर एपिडर्मिस हो गया और ये क्या हो गया, लोअर एपिडर्मिस। तो दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। दोनों एपिडर्मिस के बीच, अपर एपिडर्मिस याद रखना, दिस इज अपर को ही एडैक्सियल भी कहते हो आप, ठीक है, एडैक्सियल। लोअर एपिडर्मिस को आप एबैक्सियल कहते हो। ये हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे, डोंट बी कंफ्यूज। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बस समझ लीजिए। दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो इसका जनरल कॉर्टेक्स है, लीफ के जनरल कॉर्टेक्स को हम लोग मीसोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मीसोफिल। तो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना है। C4 प्लांट्स में ये है वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम। अब एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, जाइलम एडैक्सियली होता है और फ्लोएम एबैक्सियली होता है, ये भी समझ लीजिएगा। जाइलम किधर होता है, एडैक्सियली, और फ्लोएम किधर होता है, एबैक्सियली। ओके, जाइलम और फ्लोएम ये क्या है, वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो सेल्स, अरे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, और इन्हीं सेल्स को हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। अब देखिए, ये बंडल शीथ सेल है, ये इनकी एक लेयर हो सकती है, सेवरल लेयर हो सकती है, ठीक है ना, एक लेयर हो सकती है या एक से ज़्यादा लेयर हो सकती है। और इसके अलावा ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कैसी हैं, मीसोफिल सेल्स, तो ये हैं ही, ये क्या है, मीसोफिल्स।
तो बंडल सीड सेल्स और मीसोफिल सेल्स में क्या अंतर है? मीसोफिल सेल्स तो नॉर्मल सेल हैं जो हर एक प्लांट में होती हैं, लेकिन C4 प्लांट्स में ये जो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं, एक या कई लेयर हो सकती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बंडल सीड सेल्स कहते हैं। बंडल सीड सेल की खास बात ये है कि ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब देयर इज़ नो इंटरसेलर स्पेसेस इन बिटवीन देम, ठीक है, वहाँ पे इंटरसेलर स्पेसेस नहीं होता है। इसकी वजह से दे आर इम्परवियस टू गैसेस, मतलब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। इतनी चीज़ें पता है। और देखिए ध्यान से समझिएगा इसको कि ये जो अरेंजमेंट है अराउंड द वैस्कुलर बंडल, दिस इज़ लाइक द रेथ। रेथ का मतलब होता है माला, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्रांच एनाटॉमी। क्या कहते हैं? क्रांच एनाटॉमी। तो इसकी लीव्स में क्या होता है? क्रांच एनाटॉमी पाया जाता है। और क्रांच एनाटॉमी का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की बंडल्स, मतलब स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो वैस्कुलर बंडल को सराउंड किए रहती हैं। एक या एक से ज़्यादा लेयर हो सकती है इनकी। दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, देयर इज़ नो इंटरसेलर स्पेसेस, दे आर इम्परवियस टू गैसेस, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? बंडल शीट सेल। और क्योंकि ये माला की तरह दिखती है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्रांच एनाटॉमी। तो ये है क्रांच एनाटॉमी। अब आप ध्यान से समझिएगा कि मीसोफिल सेल और बंडल सीड सेल में दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट, मतलब इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी डाईमॉर्फिक होता है। मतलब C4 प्लांट्स की जो लीव्स हैं, लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो डाईमॉर्फिक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डाईमॉर्फिक का मतलब ये है कि मीसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट अलग टाइप के होते हैं, बंडल सीड सेल के क्लोरोप्लास्ट अलग टाइप के होते हैं। मीसोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट बहुत एकदम नॉर्मल होता है, जिसमें ग्रैना प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, सब कुछ, ठीक है। लेकिन जो बंडल सीड सेल के क्लोरोप्लास्ट हैं वो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना पाया जाता है, यहाँ पे ग्रैना एब्सेंट। कैसे याद रखेंगे? ए बी से याद रख लीजिएगा। ए बी, ए ग्रैनल बंडल सीड, ए बी से याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा क्या है? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि ये जो इसकी जो बंडल सीड की जो सेल्स हैं, सेल्स आर टाइटली पैक्ड। ये इतनी टाइटली पैक्ड होती हैं, देयर इज़ नो इंटरसेलर स्पेसेस, इंटरसेलर स्पेसेस एब्सेंट, ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो दे आर इम्परवियस टू गैसेस। तो इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई। तो C4 प्लांट्स की जो लीव्स हैं दे शो क्रांच एनाटॉमी एंड देयर क्लोरोप्लास्ट आर डाईमॉर्फिक। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? वेरी क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि C4 प्लांट्स के बारे में ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुत, हाँ, अभी ये जो क्रांच एनाटॉमी है ना, क्रांच एनाटॉमी की वजह से इसका जो लीव्स है, लीव्स का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो वो घट जाता है। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि इसका जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो है वो घट जाता है, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। और जिसकी वजह से वाटर लॉस कम हो पाता है, वाटर लॉस कम होता है, ठीक है। बहुत आसान, हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको सेल डिवीज़न में पढ़ाया था। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के द्वारा होने वाले वाटर लॉस में कमी आ जाती है। इसी वजह से C4 प्लांट्स एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए केवल 250 वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है, जबकि C3 प्लांट्स एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है। इसलिए C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स, ठीक है। ये ट्वाइस एफिशिएंट है C3 प्लांट के कंपैरिजन में, ठीक है, इन टर्म ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब भोजन बनाने या फूड बनाने या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या एसिमिलेशन के टर्म में कहा जाए या फोटोसिंथेसिस के टर्म में कहा जाए तो C4 प्लांट्स इज ट्वाइस एफिशिएंट दैन द C3 प्लांट, बिकॉज इट लूज ओनली, हम कह सकते हैं हाफ
water molecules during the carbon dioxide fixation as compared to the C3 plant। तो इसलिए C4 प्लांट्स के बारे में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ये जानना है कि पहली चीज़, दे आर एडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि वाटर लॉस कम होता है तो इसलिए दे रेस्पॉन्ड हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, याद रखना, रेस्पॉन्ड हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा बताइए मुझे, क्रांज एनाटॉमी तो है ही, यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम हुआ इसलिए वाटर लॉस कम हुआ, वाटर लॉस लो है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से ट्रांसपिरेशन कम होगा, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने का रीज़न एक और है कि यहाँ पे एक प्रोसेस नहीं होती है, वो प्रोसेस है फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन एब्सेंट है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, तो इस पॉइंट को इससे आप रख लीजिए। तो C3 प्लांट में C4 प्लांट में ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो अब चलिए देखिए हम लोग C4 पाथवे पढ़ते हैं। C4 पाथवे पढ़ने के लिए अभी C3 पाथवे तो याद है ना, केल्विन साइकिल तो याद है आपको। तो C4 पाथवे में अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये क्या है, मेसोफिल सेल है, दिस इज द मेसोफिल सेल, और दूसरी सेल क्या है, बंडल शीथ सेल। ये बेसोफिल सेल है और ये क्या है, बंडल शीथ सेल है। यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले ये स्टोमेटा समझ लीजिए, मान लीजिए स्टोमेटा की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आया, अंदर आया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा था, C3 में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट कर रहा था, RUBP, मतलब प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन था, 5 कार्बन कंपाउंड था RUBP यहाँ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करेगा PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, और ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम दिया इसको, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या फिर इसको C4 एसिड कहते हैं। क्या बना, C4 एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि C4 एसिड कहाँ बना, तो मेसोफिल सेल में, क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अब ये बंडल शीथ है ना, 2 सेल हैं, 2 सेल, ये मेसोफिल है, ये बंडल शीथ है। बंडल शीथ की सेल्स जो है वो बहुत टाइटली पैक होती है, देयर इज़ नो इंटरसेलर स्पेसेस वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये इस मेम्ब्रेन मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को बंडल शीथ में जाने के लिए कोई मेम्ब्रेन के पास कोई भी स्पेशल चैनल प्रोटीन नहीं होता है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को एक दूसरे एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसका नाम है मैलिक एसिड, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये आप आगे तो आपको वैसे भी फोटोसिंथेसिस, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी काम चलाऊँ आप इतना तो पढ़ लीजिए एक सीक्वेंस में कि आपको ये बार बार रटना ना पड़े, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के लिए, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसके पास कोई भी चैनल प्रोटीन नहीं होती है, इसलिए इसको अलग से एक नए C4 एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के साथ साथ एक और एसिड बन सकता है, दैट इज़ द एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड से हम लोग बहुत परिचित हो चुके हैं, ये एक एसिडिक अमाइनो एसिड है ना, एसिडिक अमाइनो एसिड है, और आगे चल के यही एस्पैराजीन बनाता है, एमाइड, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब ये मैलिक एसिड कितने, ये भी 4 कार्बन है, ये भी C4 एसिड। तो C4 एसिड क्या क्या हो सकता है, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मैलिक एसिड आ गया इसमें बंडल शीथ सेल में, मैलिक एसिड में 4 कार्बन है, ये हमें पता है। मैलिक एसिड एक C3 एसिड में चेंज आता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइरूविक एसिड। इस पाइरूविक एसिड में 3 कार्बन है,
पायरुविक एसिड में 3 कार्बन। तो जब 4 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है, इसको हम लोग कहते हैं C3 एसिड। तो बताइए C3 एसिड कहाँ बना? बंडल शीथ सेल में, जबकि C4 एसिड कहाँ पे बना? मीसोफिल सेल में। ये आपको याद रखना। अब मुझे एक बात बताइए कि जब मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में चेंज होता है तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होने जा रही है? क्योंकि 4 कार्बन 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आ गया। अब एक बात बताइए कि जो बंडल शीथ सेल है, इसकी जो सेल वॉल है बहुत ही थिक वॉल होती है, ठीक है ना, ये थिक वॉल है। इसके अलावा इसकी जो बंडल शीथ की सेल्स हैं वो आपस में इतनी टाइटली पैक्ड हैं कि दे आर इम्परवियस टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वी कैन से दे आर इम्परवियस टू गैसेस, है ना। तो CO2 जाएगा कहाँ? CO2 तो बाहर जा ही नहीं पाएगा और कुछ अंदर आ नहीं पाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं रुबिस्को। क्या कहते हैं? रुबिस्को। अब कार्बन डाइऑक्साइड यही है, रुबिस्को बंडल शीथ में है। C3 में आपने कहाँ देखा था रुबिस्को? कहाँ पे था? मीसोफिल में। C3 में तो मीसोफिल सेल में ही रुबिस्को था, है ना, क्योंकि वहाँ पे एक ही टाइप की सेल है, मीसोफिल। अब यहाँ पे आप ध्यान देना है, जो PEP कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो PEP में 3 कार्बन है। कितना कार्बन है? 3 कार्बन। और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है। ये दोनों मिलकर 4 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं C4 एसिड। और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम को हम कहते हैं पेपकेज, ठीक है ना, या पेप कार्बोक्सिलेज। पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज, है ना। पेप कार्बोक्सिलेज का मतलब फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन करवा रहा है ये, इसीलिए इसको हम पेप कार्बोक्सिलेज कहते हैं। पेप कार्बोक्सिलेज मेसोफिल में है, जबकि रुबिस्को कहाँ पे है? बंडल शीथ में है। और वहाँ पे C3 में रुबिस्को कहाँ था? मेसोफिल सेल में था। अब एक बात बताइए कि जब इस साइड पे इस बंडल शीथ सेल में रुबिस्को भी है और यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाता है C3 साइकिल में। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर कर जाता है? C3 साइकिल में। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन शुरू हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अगर शुरू हुआ तो बताइए यहाँ पे C3 साइकिल है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कौन एक्सेप्ट करेगा? RuBp ना, RuBp, ठीक है, क्योंकि C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को RuBp एक्सेप्ट करता है, तो फिर यहाँ पे इसको RuBp एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो ये C3 साइकिल यहाँ पे प्रोडक्ट, ये सब कुछ C3 साइकिल के जैसा होने लग जाएगा। तो फूड यहीं पे बना ना, फूड यहीं पे बना। फूड कहाँ पे बना? बंडल शीथ सेल में बना, है कि नहीं। तो और यहाँ पे मीसोफिल सेल में क्या हुआ? तो देखिए 2 जगह 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? PEP। सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? RuBp, है ना। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम कौन है? पेपकेज है। सेकेंडरी कौन है? रुबिस्को है। ये तो हम लोग पता है। पेपकेज कहाँ है? मीसोफिल में है। रुबिस्को कहाँ है? बंडल शीथ सेल में है। ये सारी चीज़ें जानते रहिए। जब पायरुविक एसिड आ जाता है, फिर ये पायरुविक एसिड आ जाता है मीसोफिल सेल में, और जब पायरुविक एसिड मीसोफिल सेल में आया तो ये PEP को रिजनरेट करता है। पायरुविक एसिड से फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड से फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनता है। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना है, ये पायरुविक है, ये फॉस्फो है, तो एक फॉस्फेट कहाँ से आएगा? तो इस फॉस्फेट को बनाने के लिए एक ATP को तो टूटना है, लेकिन ऐसा नेचर में देखा गया है कि एक ATP ADP में ना टूट के AMP में टूटता है। किस में टूटता है? AMP में। मतलब जब ATP ADP में टूट रहा था तो केवल एक फॉस्फेट, हम लोग मानते थे कि एक फॉस्फेट मिला, मतलब एक ATP यूज़ हुआ, यही ना हम कहते थे। जब ATP ADP में चेंज हुआ तो हम लोग कहते हैं एक ATP यूज़ हुआ, लेकिन जब ATP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज होएगा तो यहाँ हम कहेंगे दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 ATP। कितना ATP यूज़ हुआ है? 2 ATP। मतलब पायरुविक एसिड जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को रिजनरेट कर रहा है तो वहाँ पे 2 ATP यूज़ हुआ, कॉज यहाँ पे 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटे हैं, ओके, क्योंकि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन से आपको जो कुछ कंक्लूज़न निकालना है वो ये निकालना है कि C4 में, अब मुझे बताइए कि C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल कहाँ हो रही है? लिखते रहना है, नोट करते रहना है। तो यहाँ पे केल्विन साइकिल हो रही है
बंडल शीथ सेल में, ओके, बंडल शीथ सेल में। और हम कह सकते हैं कि पेप्केस कहाँ पे है, मीसोफिल में, और रुबिस्को कहाँ पे है, बंडल शीथ में। C3 एसिड कहाँ बना बताइए मुझे, बंडल शीथ में। C4 एसिड कहाँ बना, मीसोफिल में। कितना ATP यूज़ हुआ एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, एक कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं यहाँ से, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड शुरू हुआ है ना, कितना ATP टोटल यूज़ हुआ और कितना NADPH यूज़ हुआ, अब जल्दी से बताएंगे आप मुझे। अब हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, चलिए 3 ATP तो यहाँ होगा, क्योंकि ये केल्विन साइकिल में तो हमें पता है एक कार्बन डाइऑक्साइड में 3 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं, तो केल्विन साइकिल में पर कार्बन डाइऑक्साइड 3 ATP और 2 NADPH लग रहा था। लेकिन यहाँ टोटल अगर हम देखेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में 5 ATP लगेंगे। कितना लगेंगे, 5 ATP। 2 ATP यहाँ है और 3 तो एज इट इज़ रहेगा। तो और NADPH कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि NADPH में तो कोई कमी नहीं आने जा रही है। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसको मैं रब कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके बुक में जो डायग्राम दिया है आप उसको भी देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम सिंपली आपको समझ में आ जाना चाहिए। C3 प्लांट्स में और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना है। अब एक बात ध्यान समझना है, C3 प्लांट्स में पर कार्बन डाइऑक्साइड 3 ATP और 2 NADPH लग रहा था, जबकि C4 प्लांट्स में पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना लगा है, 5 ATP और 2 NADPH, यही ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें से भी 3 ATP बंडल शीथ सेल में और 2 ATP मीसोफिल सेल में, यही ना, ठीक है। अब बताइए C3 प्लांट्स में अगर आपसे कोई कह देगा कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना ATP लगा, 18 ATP और 12 NADPH, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर दिया तो, जबकि C4 प्लांट्स में वही ग्लूकोज बनाने के लिए, C4 प्लांट्स में ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 30 ATP और 12 NADPH, मतलब NADPH का नंबर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ATP की रिक्वायरमेंट 12 बढ़ चुकी है ना। इसी तरीके से सुक्रोज बनाने के लिए, इसी तरीके से सुक्रोज बनाएंगे यहाँ तो 36 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि सुक्रोज में, ग्लूकोज में 6 कार्बन है और सुक्रोज में कितने कार्बन है, 12 कार्बन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द C4 प्लांट्स एंड C4 पाथवे। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रुबिस्को कहाँ है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन था, बताइए प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन था, PEP। सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन था, और PEP कहाँ पे है, मीसोफिल सेल में। सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन था, RUBP, है ना, और ये कहाँ है, बंडल शीथ सेल में। पेप्केस कहाँ था, पेप्केस कहाँ है, मीसोफिल सेल में, ओके। रुबिस्को कहाँ है, बंडल शीथ सेल में। रुबिस्को कहाँ पे है, बंडल शीथ सेल में। तो दिस इज ऑल अबाउट द C4 पाथवे। तो C4 पाथवे में आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि C4 पाथवे आसान है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ओके। और ये क्या है, हमने आपको बताया कि ट्वाइस एफिशिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के टर्म में, क्योंकि C3 प्लांट एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है, जबकि C4 प्लांट्स केवल 250 वाटर। इसके रीज़न भी हमने बताया, इसीलिए क्योंकि इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घट जाता है, तो ट्रांसपीरेशन से जो वाटर लॉस होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए ड्राई ट्रॉपिकल एरिया के लिए अडॉप्टेड होते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। क्रैन जेनोटॉमी क्या है, बंडल शीथ सेल्स की जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो एग्रेनल होती हैं, A B से याद करने को बोला मैंने, और मीसोफिल सेल्स की क्लोरोप्लास्ट कैसी होती हैं, ग्रेनल होती हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन अभी हम लोग देखेंगे, फोटो रेस्पायरेशन C4 में नहीं हो रहा था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा था वो भी हम लोग समझेंगे। अब देखिए, फोटो रेस्पायरेशन को हम लोग C2 पाथवे भी कहते हैं, इसके अलावा इसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं।
C2 पाथवे के अलावा हम और क्या कहते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं। तो C2 पाथवे या इसको हम और ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं। फोटो रेस्पायरेशन है क्या? देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये पहले हमें ये पता है, एब्सेंट इन C4, ठीक है, प्रेजेंट इन C3। C3 में प्रेजेंट है, C4 में एब्सेंट है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेकर्स। डेकर्स ने ये ऑब्जर्व किया। डेकर्स ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखते हैं। उन्होंने क्या देखा कि एक C3 प्लांट है, दिस इज अ C3 प्लांट। याद रखना ये C3 प्लांट है। जब C3 प्लांट को हाई लाइट इंटेंसिटी में, मेरी बात एकदम ध्यान सुनना, C3 प्लांट को हाई लाइट इंटेंसिटी में इन्होंने ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, चलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस, C3 प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी में ऑक्सीजन लेने लग जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का हाई इनटेक होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लग जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऑक्सीजन लेना और जबकि प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन इन्होंने देखा कि जब लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो वहाँ पे C3 प्लांट ऑक्सीजन लेने लग गए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगे। ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना क्या है, रेस्पायरेशन है। ये तो रेस्पायरेशन है ना, रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन का अपटेक होने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन लिया जाता है। और अगर ये रेस्पायरेशन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, डेकर्स ने। और वो भी कहाँ पे, C3 प्लांट में। उन्होंने देखा C3 प्लांट को अगर हाई लाइट इंटेंसिटी में रखा जाता है तो ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि फोटो रेस्पायरेशन होता क्या है। तो फोटो रेस्पायरेशन को समझने के लिए हमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि याद रखना, यहाँ पे इसका भी जो एंजाइम है वो है रुबिस्को। कौन है, रुबिस्को। चलिए इसको एकदम ध्यान से समझना है। रुबिस्को की दो एक्टिविटी बताया था मैंने, एक कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी और एक ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। मैंने कहा था कि इन दोनों का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो कॉम्पिटिटिव है, और कौन बाइंड करेगा ये उनका रिलेटिव कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेगा। प्लांट्स के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो कार्बोक्सिलेशन, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी परफॉर्म करेगा रुबिस्को, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। रुबिस्को का सबस्ट्रेट कौन है ये तो आपको पता है, इसका सबस्ट्रेट है RuBP। कौन है, RuBP। अब देखिए ध्यान से आप ये समझना कि रुबिस्को का सबस्ट्रेट कौन है, RuBP है, और इसमें 5 कार्बन है। जब ये RuBP ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब ज़्यादा होगा तो रुबिस्को ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका एंजाइम रुबिस्को है, याद रखना रुबिस्को। देखिए बना क्या, बना 2 प्रोडक्ट 2 बना। एक 5 कार्बन है क्योंकि ऑक्सीजन में तो कोई कार्बन है नहीं। जो प्रोडक्ट बना वो बना एक 3PGA और एक 2PG। 2PG में 2 कार्बन है, 3PGA में 3 कार्बन है। कंफ्यूज नहीं होना, 3 का मतलब पोजीशन ऑफ द फॉस्फेट, ठीक है, 2 का मतलब पोजीशन ऑफ द फॉस्फेट। तो ग्लाइकोलेट में 2 कार्बन है, PGA में 3 कार्बन है। क्योंकि हम लोग तो PGA तो पढ़ चुके हैं, PGA के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये PGA की वजह से इसको, जो C3 प्लांट्स था उसमें फर्स्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स PGA बन रहा था, इसलिए उसको हम C3 प्लांट कहते थे। कुछ अलग जो बना है वो क्या है, 2 कार्बन का कंपाउंड बना है, इसीलिए इसको हम C2 पाथवे कहते हैं, क्योंकि ये फास्फोग्लाइकोलेट पाथवे भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, या ग्लाइकोलेट पाथवे कह सकते हैं। अब आप ये ध्यान देना, जो फोटो रेस्पायरेशन है उसमें ऑक्सीजन का इंटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये तीन कंपार्टमेंट में होता है। पहला कंपार्टमेंट है, चलिए मैं ऐसे कंपार्टमेंट बना के भी दिखा दे रही हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम ये क्या बना रही हैं और ये सब है बुक में नहीं। देखिए रटना तो नहीं है, हालांकि बस अब अगर आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है तो आप सावधानी से इसको देख लीजिए। 3 कंपार्टमेंट है, अरेंजमेंट उनका क्या है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सीजोम, और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। होता क्या है ये ध्यान से देखना है।
सबसे पहले होता है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का इनटेक कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होता है, तो आप याद रखना ऑक्सीजन का इनटेक होता है क्लोरोप्लास्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। देखिए फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है? क्योंकि यहाँ पे ना तो ATP बनती है, ना NADPH बनता है, ना शुगर बनता है, ठीक है। मतलब ना तो फूड बना, ना ATP बना, ना NADPH बना, कुछ भी नहीं बना, ना ऑक्सीजन रिलीज हुई, उल्टा ऑक्सीजन ली जा रही है और रिलीज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसी को नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, और भी इस प्रोसेस में ATP लगती है, एनर्जी लगती है, प्रोड्यूस नहीं होती है, लगती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस है। ये बहुत ही जो है बेकार सी प्रोसेस है। कैसे होता है? क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले RuBP ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रुबिस्को की प्रेजेंस में दो कंपाउंड बनाता है, 3PGA और 2PG, 3PG और 2PG, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? ग्लाइकोलेट में। एक बार बस इसको देखते रहिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना है। ये ग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम में आ जाता है, ग्लाइकोलेट कहाँ जाता है? पेरोक्सीसोम में, और ये ग्लाइऑक्जिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइऑक्जिलेट, क्योंकि आपको पता है पेरोक्सिज्म में कौन सा एंजाइम है? पेरोक्सीडेज कैटालेज। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द एंजाइम टॉपिक कि पेरोक्सीडेज और कैटालेज में हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। यही बताया था ना मैंने। तो पेरोक्सीसोम में ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्जिलेट में, और ये ग्लाइऑक्जिलेट फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लाइसिन अब बना लोगे ना तुरंत से बुक और पेन आपके पास होनी चाहिए। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में हमने आपको बताया था कि ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, मतलब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have at least one carboxylic group, one amino group, one R group and one H group। R सबसे सिंपल क्या हो सकता है? H हो सकता है। तो यही ग्लाइसिन का फॉर्मूला है। तो ग्लाइसिन में कितने कार्बन है? 2। ग्लाइसिन में कितने कार्बन है? 2। तो इसमें कितने कार्बन है? 2। अब ये ग्लाइसिन आ जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इस ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल आते हैं, और ग्लाइसिन चेंज जाता है सेरीन में। अब मुझे एक बात बताइए, 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 4। और सेरीन में कितने कार्बन है? R। आपको सेरीन का भी फॉर्मूला बताया मैंने। सेरीन में R इज रिप्लेस्ड बाय CH2OH, यही था ना, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग या मेथिल हाइड्रोक्सी जो हमने आपको बताया था, सेरीन। तो सेरीन ये है। तो सेरीन में कितने कार्बन है? 3 है। ग्लाइसिन में 2, तो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल आए तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गया। सेरीन में 3 कार्बन है, तो 4 कार्बन जब 3 कार्बन में चेंज होएगा तो यहाँ पे क्या रिलीज होएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिलीज हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि ऑक्सीजन का अपटेक कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो रेस्पायरेशन। अब ये सेरीन वापस से यहाँ आया, फिर ये चेंज होता है हाइड्रोक्सी सेरीन में। दुनिया भर का जो ताम झाम है, ठीक है, हाइड्रोक्सी सेरीन, और हाइड्रोक्सी सेरीन से फिर ये चेंज हो जाता है ग्लिसरेट में। किस में चेंज आता है? ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट मतलब ग्लिसरिक एसिड। जब ये ग्लिसरेट वापस से इसमें आ गया, अब आप समझ सकते हो ग्लिसरेट क्यों इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि इसको फिर ये PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट है ये। तो ये ग्लिसरेट जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रीजनरेट करेगा, क्योंकि वो फॉस्फो है तो उसमें फॉस्फोरस चाहिए। फॉस्फोरस आएगा कहाँ से? समस्या ये है, तो ATP यूज करना ही पड़ेगा। तो ATP यहाँ पे उल्टा यूज हो जाता है, एक ATP यहाँ पे यूज आता है ADP में। तो देखिए क्या हुआ, कुछ मिला क्या प्लांट को? कोई फायदा है? कहीं शुगर बना, कहीं ऑक्सीजन रिलीज हुआ? कुछ नहीं हुआ। ना तो शुगर बना, ना ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ना तो NADH बना, ना तो ATP बना। ATP तो उल्टा ये ले ही रहा है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन उल्टा आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ द वेस्टफुल प्रोसेस। अब हमें समस्या ये है कि क्यों ये C4 प्लांट में नहीं होता, क्यों C3 प्लांट में है, क्यों C3 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन होता है, C4 प्लांट में नहीं होता। रिकॉल करिए कि C4 प्लांट्स में जहाँ पे रुबिस्को है, क्योंकि रुबिस्को ही ऑक्सीजन से RuBP को बाइंड करा सकता है ना, तो C4 प्लांट्स में रुबिस्को कहाँ है? बंडल शीथ सेल में है। बंडल शीथ सेल की सेल इतनी टाइटली पैक्ड है कि वो गैसेस के लिए इम्परवियस हैं, गैसेस आ ही जा नहीं सकती बाहर से अंदर, ठीक है, या अंदर से बाहर। तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई गैस है नहीं,
गैस केवल रिलीज होती है कौन, जब C4 एसिड मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बेचारा बाहर नहीं जा सकता, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वहीं पे रुबिस्को है, तो रुबिस्को को और वक्त ही नहीं मिलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाए, तो रुबिस्को हमेशा वहाँ पे कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी ही परफॉर्म करेगा। मतलब देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट प्रोसेस इन C4 प्लांट्स, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट साइकिल चलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ रिलीज हो रही है वहीं पे तो रुबिस्को है, ऑक्सीजन बाहर से आ ही नहीं सकता क्योंकि सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, तो इसी वजह से C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन एब्सेंट होता है और C3 प्लांट में प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो रेस्पायरेशन C4 प्लांट्स एंड C3। तो 3 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट। जैसे आप ये समझिएगा कि कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन बनना, ऑक्सीजन के बनने को हम लोग कहते हैं क्वांटम यील्ड, ठीक है ना, क्वांटम यील्ड। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, 2 टर्म है, एक टर्म है क्वांटम यील्ड, ठीक है, और एक टर्म है क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट, अब आप कहोगे कि ये क्यों बताया जा रहा है, थोड़ा सा जानते रहिए। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है और इसके बारे में नहीं पता है तो लानत है कि हमें क्वांटम यील्ड और क्वांटम रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पता। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग फोटो सिस्टम नॉन साइक्लिक पढ़ रहे थे तो PS2 था, ठीक है, PS2 और PS1 दोनों थे ना। PS2 कितने फोटोन लाइट रिलीज कर एक्सेप्ट कर रहा था 4 फोटोन, और PS1 कितने की लाइट ले रहा था, ये भी 4 फोटोन। इसीलिए मैं 4 फोटोन याद, क्वांटा 4 क्वांटा या फोटोन याद रखने के लिए मैंने बोला था, वहाँ पे भी 4 फोटोन 4। तो ऑक्सीजन बन कहाँ रहा था, नॉन साइक्लिक में। तो ऑक्सीजन बनने के लिए कितने फोटोन की लाइट की ज़रूरत थी, 8 फोटोन। क्वांटम यील्ड का मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ठीक है, यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम ये क्वांटम यील्ड ये है, हाँ पहले देखिए हम कंफ्यूज नहीं है, आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने क्वांटम लाइट की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। बस इसे समझिए, एक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए जितने क्वांटम लाइट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो बताइए कितने ऑक्सीजन और कितने क्वांटम की लाइट की ज़रूरत पड़ती है, 8। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट कितनी है, 8 होती है। जबकि याद रखना, एक फोटोन या एक क्वांटम लाइट यूज़ करके जितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ, एक फोटोन लाइट यूज़ करके जितना ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम यील्ड। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितना क्वांटम की ज़रूरत है उसको हम क्वांटम रिक्वायरमेंट कहेंगे, और एक फोटोन यूज़ करके जितना ऑक्सीजन बना उसको हम क्वांटम यील्ड कहेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8, मतलब ये 12.5%, ये है 12.5%, जबकि ये कितना है, 8 है। क्वांटम रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 8 होगी। ये जानते रहिएगा। कभी कभी एक टर्म आप देखते हैं कि क्या होता है, क्वांटासोम। एक टर्म होता है क्वांटासोम। ये क्वांटासोम क्या है, क्वांटासोम जानने के लिए आप ये समझिएगा कि क्वांटासोम को हम लोग फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट का मतलब ये है कि ये सब कहाँ होते हैं, ये होते हैं ग्रैनल लैमेली में, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ोगे कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कहाँ होते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं या ग्रैनल मेम्ब्रेन में होते हैं। इसमें क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। इसमें लगभग 230 से 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 50 कैरोटिनॉइड्स मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो कभी कभी ये पहले एग्जाम में पूछा जाता था कि 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं क्वांटासोम में, ठीक है। तो ये है फोटोसिंथेटिक यूनिट। अब आइए हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप अपनी NCERT अपने पास रखिएगा, तो उसमें हम रीड करा दे रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं।
अब आप देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस नेसेसरी दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप। इसमें क्या है, कुछ इंटरनल फैक्टर हैं और कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर को ही प्लांट फैक्टर कहेंगे। जैसे हम लोगों ने स्टोमेटा की ओपनिंग ट्रांसपिरेशन वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसपिरेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन को एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या था, ह्यूमिडिटी था, टेम्परेचर था, लाइट था, ये सारी चीज़ें थी, एयर स्पीड थी, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्लांट फैक्टर की बात करें मतलब वो इंटरनल फैक्टर है। तो उसमें लीफ की कैनोपी, ठीक है ना, कैसे नंबर ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरीके से यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल फैक्टर को ही हम लोग प्लांट फैक्टर कहते हैं। तो इंटरनल फैक्टर जो प्लांट फैक्टर है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। ध्यान समझना, प्लांट फैक्टर में नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, पक्का एकदम ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। नंबर मतलब लीव्स का नंबर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी एज कितनी है। एज उसकी बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की रहेगी तो वहाँ फोटोसिंथेसिस कम होगा, क्रॉप यील्ड कम हो जाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, लीफ की ओरिएंटेशन, मीसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब नोट करते रहिएगा, ये मैं यहाँ लिखना नहीं चाहती हूँ। प्लांट और इंटरनल फैक्टर, यहाँ प्लांट फैक्टर इंक्लूड, प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रिपोजिशन, प्री डिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब जो प्लांट या इंटरनल फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो प्लांट का अपना जीनोम होगा, प्लांट का जो अपना जीनोम होगा उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड वाटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल फैक्टर में भी आएगा और इंटरनल में भी आएगा, ठीक है। एज अ प्लांट फोटोसिंथेसाइज ऑल दीज फैक्टर विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट द रेट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में सभी फैक्टर का रोल है, लेकिन आप जब फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, पढ़ते हैं ना, रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस, इफ़ अ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाई सेवरल फैक्टर्स, ठीक है, अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज़्यादा फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होती है तो क्या होता है, द फैक्टर विच इज़ प्रेजेंट इन द मिनिमम अमाउंट इज गोइंग टू डिसाइड द रेट। उसका रेट कौन डिटरमाइन करेगा, जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ब्लैकमैन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया और उन्होंने बताया कि जो फैक्टर सबसे कम प्रेजेंट होंगे वही रेट को डिटरमाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छी लीफ है, ठीक है, लाइट बहुत अच्छी है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, अगर वाटर कम है तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब वाटर अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, या मान लीजिए लाइट कम है तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है रेट को डिटरमाइन कौन करने जा रहा है, वो फैक्टर जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यही है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अब देखिए पहला फैक्टर है लाइट, पहला फैक्टर लाइट। अब देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी है। हमने आपको यही बताया था कि हमेशा एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट फैक्टर रखते हैं, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट फैक्टर होता है। तो लाइट इंटेंसिटी इज द इंडिपेंडेंट फैक्टर वाइल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस द डिपेंडेंट अपॉन द लाइट इंटेंसिटी। सो वी कैन से कि जो लाइट है, अब लाइट देखिए जैसे 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 आप पहले लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते गए वैसे वैसे रेट फोटोसिंथेसिस बढ़ने लगा। एक ऐसा टाइम आया जब जहाँ पे एकदम बहुत चिलचिलाती सी लाइट है या बहुत ज़्यादा एक्सेस लाइट हो गई तो वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टीडी हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप वहाँ पे सारे के सारे एंजाइम्स क्या होने लग जाएंगे, डीनेचर होने लग जाएंगे और फोटो ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, क्लोरोफिल ए का तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है रुक जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ये सारी, देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। और एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। What is interesting to note that the light saturation occurs at 10% of the full sunlight। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी सनलाइट में केवल 10% लाइट अगर भी हो
तो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसलिए लाइट इज़ नेवर 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 एवर, इट इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, ये कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए 10% सैचुरेशन में ही फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो लाइट इज़ नेवर लिमिटिंग फैक्टर। केवल लिमिटिंग फैक्टर वहाँ हो सकता है जो बहुत ही शेडी एरिया में जो पौधे पाए जा रहे हैं, जहाँ लाइट पहुँच ही नहीं पा रही है, ठीक है ना, जहाँ पे लाइट पहुँच ही नहीं पा रही है वहाँ पे लाइट लिमिटिंग, या फिर बहुत डेंस क्लाउडी वेदर है तो लाइट नहीं आ रही है तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। इसके अलावा अब आपको बताया ही था मैंने सोलराइजेशन के बारे में कि जैसे ही लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन होने लगता है या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टूटने लगते हैं। इसको हम लोग फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन कहते हैं। इसलिए फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, उसमें कमी आने। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन is major limiting factor for the photosynthesis. The concentration is carbon dioxide is very low in atmosphere, आपको पता है 0.03 to 0.04. Increase in concentration up to, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 0.03 टू 0.04 है, लेकिन अगर 0.05 तक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाया जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इट बिकम्स डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। अगर इससे ज़्यादा अगर ज़्यादा टाइम के लिए इतना अमाउंट आप देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नुकसान कर सकता है, ठीक है। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट में अगर हम देखें तो C4 प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड है, ये तो आपको पता है, क्योंकि बंडल सीड सेल में जब C4 एसिड मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सैचुरेशन पॉइंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, C4 प्लांट शो सैचुरेशन अबाउट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, ठीक है। वाइल C3 प्लांट का जो रिस्पॉन्स है, सैचुरेशन पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 450 है। ज़्यादा किसका होगा, C3 का होगा, क्योंकि C4 के पास तो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, क्योंकि वो जब पाथवे ऑपरेट होता है तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच होता है। In fact, C3 plant respond to higher carbon dioxide concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been। तो बताइए, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो कौन ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, उसको C3 प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स होते हैं वो मोस्टली कौन होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं। ग्रीन हाउस क्रॉप का मतलब एक जार के अंदर आप पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, ठीक है, और लाइट इंटेंसिटी अच्छी खासी देते हो, तो वहाँ पे टोमेटो और बेल पेपर जैसे जो वहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, यही है ना, द ग्रीन हाउस क्रॉप, टोमेटो एंड बेल पेपर जैसे क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, क्योंकि C3 प्लांट का जो सैचुरेशन पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट वो ज़्यादा है, इसलिए वो हाई कार्बन डाइऑक्साइड को टॉलरेट कर सकता है या रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। ये याद रखना है। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंजाइम्स क्या होने लगते हैं, इनएक्टिव हो जाता है, डिग्रेड हो जाते हैं ना, टूटने लगते हैं। इसलिए लाइट और डार्क रिएक्शन में कौन ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है, डार्क रिएक्शन, क्योंकि डार्क रिएक्शन में ढेर सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल। इसके बाद क्या है, C4 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर सो द हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाइल C3 प्लांट, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके अलावा टेम्परेचर ऑप्टिमम टू डिफरेंट प्लांट्स के लिए भी अलग अलग हैं। जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट। याद रखना, ट्रॉपिकल प्लांट हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट। ये हम लोग इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बारे में। नेक्स्ट है वाटर। इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन, ये तो हमें पता है लाइट रिएक्शन में रिएक्टेंट। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर दो थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रादर देन डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। वाटर स्ट्रेस कॉज द स्टोमेटा टू क्लोज, हैंस रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी, ठीक है। अगर वाटर स्ट्रेस हुआ तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड आना है। बिसाइड वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीफ विल्ट, thus reducing the surface area of the leaf and their metabolic activity as well। अगर वाटर स्ट्रेस हुआ तो क्या होने जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम आएगा, प्रोडक्टिविटी कम आएगी। इसके अलावा वाटर नहीं है, वाटर स्ट्रेस है,
तो विल्टिंग भी हो जाएगी। विल्टिंग का मतलब समझ रहे हो ना, मुरझाना, ठीक है ना। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। स्टोमेटा अगर क्लोज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा और क्या होगा, वहाँ पे फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ये सारे के सारे टॉपिक आज फोटोसिंथेसिस के सारे जो पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा रेस्पिरेशन, ठीक है।